बाजार में हफ्ते की अच्छी शुरुआत, निफ्टी 8,800 के ऊपर टिकने में कामयाब। मिड कैप और बैंकिंग शेयरों में अच्छी खरीदारी। अब ओला और उबर की टैक्सी में बैठेंगे सरकारी अफसर। केंद्र सरकार ने किया टैक्सी एग्रीगेटर्स की सर्विस लेने का फैसला। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। उरी में 18 जवानों की शहादत का बदला लेगा भारत। पीएम ने ली हाई लेवल मीटिंग। सूत्रों के हवाले से खबर। सरहद पार आतंकी ठिकानों पर हो सकते हैं हवाई हमले। समाजवादी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालते ही एक्शन में आए शिवपाल। 3 एमएलसी और 4 यूथ विंग के अध्यक्षों को किया बर्खास्त। सैमसंग ने उतारे 2 नए 4G स्मार्टफोन J5 प्राइम और J7 प्राइम। कीमत 14,750 रुपए से शुरू। आपके निवेश, इंश्योरेंस, लोन, क्रेडिट कार्ड बल्कि पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग पर आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए योर मनी एक बार फिर से हाजिर है। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल और आज हम योर मनी पर आपके सवालों के जवाब तो देंगे ही, लेकिन उसके साथ बात करेंगे रिटायरमेंट के निवेश विकल्प एनपीएस में बढ़ने वाले फंड मैनेजर्स की। यानी एनपीएस के फंड्स अब 7 की बजाय 10 हो जाएंगे बहुत जल्दी। क्या होगा इसका मतलब आपके लिए? आपके निवेश से जुड़े हुए तमाम सवालों के जवाब हम देंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि क्या है खास आज योर मनी में। एनपीएस में निवेश के लिए और विकल्प। एनपीएस में बढ़ेगी फंड मैनेजर की संख्या। आपके एनपीएस फंड में कितना मुनाफा और कैसे मिलेगा प्लॉट खरीदने के लिए लोन। और आज आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर्स के हेमंत सिद्दीकी। हेमंत जी, आपका स्वागत है। तो आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं पीएफआरडीए एनपीएस में अब 7 से बजाय 10 फंड मैनेजर्स करने वाला है और इसके लिए बोलियां भी मंगवा ली गई हैं। लेकिन एनपीएस में फंड मैनेजर्स बढ़ने से आपके फंड की लागत भी क्या बढ़ सकती है? आइए इसकी बारीकियां समझते हैं हेमंत जी से। हेमंत जी, यहां पर अब तक हम सब जानते हैं कि एनपीएस फंड को संभालने के लिए 7 फंड मैनेजर्स है, लेकिन अब पीएफआरडीए इसको बढ़ाकर 10 करने वाला है। एक आम निवेशक के लिए जो कि निवेश करते हैं एनपीएस में या करना चाहते हैं, उनके लिए इसका मतलब क्या होगा? देखिए, अगर हम एनपीएस का देखें तो उसके 2 भाग हैं उसके। एक तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है उनका जो कॉर्पस है और जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है उनका कॉर्पस है। ये जो हम बात कर रहे हैं फंड मैनेजर की संख्या बढ़ाने की, हम नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अभी जैसा आपने कहा 7 फंड मैनेजर हैं। पीएफआरडीए ने कहा है कि वो अभी 10 फंड मैनेजर अपॉइंट करना चाहते हैं। उसमें कम से कम एक जो है वो पब्लिक सेक्टर में फंड मैनेजर होंगे। तो कुल मिला के 10 फंड मैनेजर। यानी अगर आप एनपीएस पे निवेशक हैं तो आपके पास ज्यादा ऑप्शन है कि आप ज्यादा फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस देख के या उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो देख के या उनकी जो पेडिग्री है यानी किस कंपनी के हैं वो देख के यहाँ पे आप चुनाव कर सकते हैं। और ये मैं बता दूं कि पीएफआरडीए ने जो अभी इनसे जो बोला है कि आप अप्लाई कर सकते हो, अभी इसके लिए इन्होंने 2-3 चीजों का बदलाव भी किया है यहाँ पे। पहले ये कहा गया था कि जो स्पॉन्सर है, जो फंड मैनेजमेंट कंपनी है, उनकी नेटवर्थ मिनिमम 25 करोड़ होनी चाहिए। अब उन्होंने उसको बढ़ा के 50 करोड़ किया है। यानी पीएफआरडीए चाहती है कि जो सीरियस फंड मैनेजर हैं, सीरियस कंपनीज हैं, वही इसके लिए बिड करे। और इस बार जब अपॉइंटमेंट होगी ये 5 साल के लिए होगी। पिछली बार ऐसा कुछ समय बताया नहीं गया था। तो ऑप्शन डेफिनेटली आपके लिए, अगर आप एनपीएस में सब्सक्राइबर हैं प्राइवेट सेक्टर में या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपके लिए बढ़ जाती है। लेकिन जैसा आपने कहा, अब एक इंपॉर्टेंट चीज और आई है। पिछली बार जब फंड मैनेजर का चुनाव हुआ था तो उनसे कहा गया था कि जो लोएस्ट बिडर है, जैसे 1 बेसिस पॉइंट यानी 0.01% पे ही सबको कहा गया था कि आप इतनी फीस आप एक्सपेंसिव जो है चार्ज कर सकते हैं। इस बार जो है पीएफआरडीए ने कहा है उसको बढ़ा के 10 बेसिस पॉइंट कर दिया है। अच्छा। लेकिन जो ऊपरी जो लिमिट थी, अपर लिमिट थी, वो पहले 25 बेसिस पॉइंट थी, उसको घटा के उन्होंने 10 बेसिस पॉइंट कर दिया है। यानी कोई भी फंड मैनेजमेंट कंपनी जो इसके लिए बिड करेगी, अगर वो 10 पैसे से ज्यादा बिड करती है तो उनकी बिड को स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी 1 से लेके और 10 पैसे तक बेसिस पॉइंट तक आप कोट कर सकते हैं। यानी अपर लिमिट को यहाँ पर कैप कर दिया गया है जी। लेकिन पिछली बार से थोड़ा ज्यादा आपको देना पड़ सकता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर मैं निवेश करती हूँ एनपीएस में तो मेरे फंड मैनेजमेंट चार्जेस में थोड़ा सा इजाफा हो जाएगा? और कितना भारी पड़ेगा ये मुझ पर? देखिए, इजाफा तो हो जाएगा अगर आप 1 बेसिस पॉइंट से 10 बेसिस पॉइंट पे आते हैं। और 10 बेसिस पॉइंट जरूरी नहीं है कि सारे फंड मैनेजर उतना चार्ज करें, क्योंकि उनको बिड करना है। हो सकता है कोई 3 बेसिस पॉइंट, 5 बेसिस पॉइंट, 7 बेसिस पॉइंट बिड करे। तो आपके पास ऑप्शन रहेगी देख के कि आप कौन से फंड मैनेजर के साथ जाना चाहते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आपको 2-3 बेसिस पॉइंट ज्यादा भी देने पड़े और अगर अच्छे फंड मैनेजर के पास जा रहे हैं, क्योंकि एनपीएस जो है वो लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट है, वो शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टमेंट नहीं है। और उसमें अलग अलग तरह के ऑप्शन हैं। अगर आप चाहें तो
बॉन्ड में डाल सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डाल सकते हैं, इक्विटी में डाल सकते हैं। जब आप 15, 20, 25 साल का इन्वेस्ट करते हैं तो 3-4 बेसिस पॉइंट से फर्क नहीं पड़ेगा उतना ज्यादा। हाँ, पहले से लागत डेफिनेटली ज्यादा है, लेकिन मैं एक चीज बता दूं, अगर हम एनपीएस को बाकी जो मार्केट लिंक प्रोडक्ट्स हैं उनसे कंपेयर करें तो उनकी लागत जो है एनपीएस से कहीं ज्यादा है। तो अभी भी 10 बेसिस पॉइंट की सीलिंग के बाद भी मुझे लगता है ये जो प्रोडक्ट है कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी काफी प्रोडक्ट से सस्ता है। अगर मैं फंड मैनेजर्स के मिक्स की बात करूं तो अब जो हमारे पास 7 फंड मैनेजर्स है एनपीएस में, और अगर 3 और ऐड कर दिए जाते हैं, कुल मिला के अगर हम 10 फंड मैनेजर का एक बुके तैयार करते हैं एनपीएस में, तो किस तरह की वैरायटी हमें देखने को मिलेगी जहां तक मेरे रिटायरमेंट कॉर्पस के निवेश की बात है? देखिए, एक तो जैसा हमने अभी भी देखा तो मिक्स है, वहां पे पब्लिक सेक्टर भी है, प्राइवेट सेक्टर भी है, ठीक है। और कहीं ना कहीं जितने भी लोग जो अप्लाई करेंगे इसके लिए, जो बिड करेंगे इसके लिए, उनके पास काफी एक्सपीरियंस होगा, कंडीशन रखी गई हैं, ट्रांसपेरेंसी इस बार ज्यादा होगी, मिनिमम मंथली एयूएम जो 10,000 करोड़ की बात हो रही है। तो इन जो फंड मैनेजर जो भी यहाँ पे बिड करेंगे वो सारे के सारे वो फंड मैनेजर हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो या पब्लिक सेक्टर में हो, जिनके पास इस तरह के फंड्स मैनेज करने की काफी क्षमता है, काफी एक्सपर्टीज है, और काफी समय से वो ऐसा कर रहे होंगे। बिल्कुल, और ये सब बात हम परफॉर्मेंसेस पे अगर ध्यान दे दें, आपको हम बता रहे हैं वो तमाम एनपीएस के फंड मैनेजर्स जो कि 7 हैं, उनकी बेंचमार्क के मुकाबले परफॉर्मेंस एक साल में कैसी रही है। अगर आप यूटीआर रिटायरमेंट सोल्यूशन का प्लान देखें, आपको अब इक्विटी प्लान की परफॉर्मेंस यहां सबसे पहले दिखा रहे हैं। रिटायरमेंट यूटीआर रिटायरमेंट सोल्यूशन आप देख सकते हैं, लगभग 16% का रिटर्न दिया है। एसबीआई पेंशन फंड ने यहां पर लगभग 15.52% का रिटर्न दिया है। कोटक पेंशन फंड आप देख सकते हैं 14.5%, एचडीएफसी पेंशन फंड, आईसीआईसीआई, प्रू पेंशन, एलआईसी पेंशन फंड, सभी आप देख सकते हैं। जो बेंचमार्क है निफ्टी 50 इंडेक्स 11.25% का लगभग इसने रिटर्न दिया है, मुनाफा दिया है, उसको बीट करते हुए तमाम फंड इक्विटी प्लान में यहां पर आपको रिटर्न दे रहे हैं। लेकिन अगर हम आगे बढ़े, अगर हम सरकारी बॉन्ड वाले प्लान की ओर फोकस करें तो यहां पर भी तमाम फंड मैनेजर्स जो बेंचमार्क है 14.25% का जो बेंचमार्क है उससे ज्यादा ही रिटर्न आपको दे रहे हैं पिछले एक साल में। इसके आगे अगर हम कॉर्पोरेट डेट प्लान की बात करें, एक साल का रिटर्न यहां पर बेंचमार्क जो कि लगभग 13.25% का रिटर्न दे रहा है उसको भी बीट कर रहा है। तमाम फंड मैनेजर्स यहां पर आप देख सकते हैं, तमाम फंड आप देख सकते हैं लगभग 13 से 13.25% के बीच के आसपास का ही रिटर्न दे रहे हैं। तो एनपीएस में फिलहाल अगर हम देखें एक साल के अंतराल में यहां पर बेंचमार्क को तमाम प्लान्स ने बीट ही किया है, और ऐसे प्रदर्शन की उम्मीद हम आगे चलकर भी कर सकते हैं एनपीएस से। देखिए कविता, अगर हम पिछले साल की बात करें तो पिछले साल में मानना पड़ेगा कि इक्विटी मार्केट्स का प्रदर्शन अच्छा रहा है, वो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात करें या कॉर्पोरेट बॉन्ड की बात करें, वहां भी क्योंकि ऐसा सिनेरियो था कि इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहा था और उम्मीद थी कि और ज्यादा नीचे आएगी, तो ऐसा सिनेरियो में ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं या कॉर्पोरेट बॉन्ड हैं ये बेहतर प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि उनके बीच में इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड प्राइसेस में इनवर्स रिलेशनशिप होती है। तो आई थिंक मुझे लगता है पिछले एक साल दोनों ही मार्केट, चाहे वो डेट मार्केट हो या इक्विटी मार्केट, दोनों ही मार्केट के लिए अच्छा था। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा यहाँ पे आगे जाके मुझे लगता है कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस को या जो एक्सपेक्टेशन है वो थोड़ा रियलिस्टिक रखना होगा, क्योंकि ऐसा हमेशा होगा। ये मार्केट लिंक प्रोडक्ट है, यानी कुछ साल आपको ऐसे मिलेंगे जहां परफॉर्मेंस काफी अच्छी होगी और कुछ साल ऐसे होंगे जहां शायद आपको निराशाजनक परफॉर्मेंस दिखेगी। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि जब आप ऐसे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करें, लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करें, तो उसकी एवरेज रिटर्न दिखे। पॉइंट टू पॉइंट हर साल का रिटर्न देखेंगे तो कभी आपको लगेगा कि आपके एफडी के मुकाबले में बहुत ज्यादा रिटर्न दिया है, कभी एफडी के मुकाबले में कम रिटर्न दिया है, लेकिन जब एवरेज रिटर्न दिखेंगे आप तो कहीं बेहतर आपको रिटर्न मिलेगा। तो मुझे लगता है कोई भी इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करे, स्पेशली जो एनपीएस जैसे प्रोडक्ट में जो मार्केट लिंक्ड है, तो कहीं ना कहीं आपको एवरेज रिटर्न देखने की जरूरत है, ना कि सिर्फ हर साल की। बिल्कुल, और अगर हम देखें पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे हैं कि एनपीएस को लगातार अट्रैक्टिव बनाने के लिए भी कई सारे कदम उठाए जा रहे हैं। यहाँ पर एक तो फंड मैनेजर्स की लिस्ट में इजाफा हो रहा है, दूसरा हमने 2 बड़े अहम बदलाव अभी हाल ही में देखे हैं, जहां पर जो मिनिमम निवेश है उसको बढ़ाने की भी उसको कम कर दिया है। 1000 रुपए से आप शुरुआत कर सकते हैं, साथ ही इक्विटी में अपना एक्सपोजर आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अगर हम लंबी अवधि की बात कर रहे हैं तो इक्विटी में ही निवेश करके आपका रिटायरमेंट की जो राशि है, जो रकम है, वो इकट्ठा हो पाएगी। अरे कहीं ना कहीं सरकार की पीएफआरडी की कोशिश ये है कि इस प्रोडक्ट को जितने लोगों तक पहुंचाया जा सके वो अच्छा है। इसीलिए इसी कारण से उन्होंने जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 1000 पे कर दी है, और 2 और ऑप्शन जो है, पहले जो एक ही ऑप्शन हुआ करता था इक्विटी में 50% का, अब 2 प्लान इन्होंने और ऑप्शन ऐड किए हैं इसके अंदर। एक एग्रेसिव है जहां पे 75% तक जा सकता है और ये 35 साल की उम्र तक हो सकता है, और दूसरी है कंजर्वेटिव जहां पे 25% जा सकता है। अगेन उसका फायदा क्या है, देखिए जब 50% पे थे और आप चाहते थे कि आपका 20 या 25% हो, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं थी, या तो आप 50% लें या फिर 0 लें।
अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं, यंग इन्वेस्टर, आप चाहते हैं कि 50 के ऊपर हो, तो भी आपके पास ऑप्शन नहीं थी। यहाँ पे दोनों तरह के इन्वेस्टर्स की जो रिक्वायरमेंट है उनको ध्यान रखते हुए 75%, 50% जिसको अभी मॉडरेट प्लान कहा जा रहा है, और 25% जो कंजर्वेटिव है, ये 3 ऑप्शन दी गई। तो कहीं ना कहीं कोशिश हो रही है कि इस प्रोडक्ट को जितना एक्सेप्टेबल बनाया जा सके वो बनाया जा सके, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि इसमें कुछ खामियां हैं। अगर वो आगे जाके ठीक हो तो ये प्रोडक्ट मुझे लगता है काफी बेहतर प्रोडक्ट साबित हो सकता है। जो अभी है उससे कहीं ज्यादा हो सकता है उन सब निवेशकों के लिए, उन सब इन्वेस्टर्स के लिए जिनका सपना है कि एक अच्छी कंफर्टेबल लाइफ, रिटायरमेंट लाइफ जो है वो लीड करें। बिल्कुल। तो ओवरऑल अब आपके एनपीएस के फंड्स बढ़ने वाले हैं, 7 की बजाय अब आपके पास होंगे 10 फंड जिसमें आप निवेश कर पाएंगे। और इतना ही नहीं, जो हमने बात की है कि यहाँ पर फंड मैनेजमेंट चार्जेस भी बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर हम बाकी बाजार में जितने भी निवेश के विकल्प है उनसे अगर तुलना करें तो एनपीएस में फिर भी आपको फंड मैनेजमेंट के जो चार्जेस होंगे वो काफी कम देने होंगे। इसी नोट पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद शुरू करेंगे सवाल जवाब का सिलसिला। बने रहिए। योर मनी में अब लेते हैं दर्शकों के सवाल, और नीलेश हमारे पहले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार नीलेश, बताएं कैसे हैं आप, क्या करते हैं? मैम सर्विस करते हैं हम। अच्छा, बताइए क्या सवाल है आपका नीलेश जी? म्यूचुअल फंड हमारा एसबीआई इंफ्रा फंड है। ठीक है, आपके म्यूचुअल फंड से पहले मेरे ख्याल से आपने योर मनी पर किसी प्लॉट खरीदने के लिए होम लोन मिलता है या नहीं, ये सवाल हमसे पूछा है। हाँ, ईमेल में भेजा था मैंने, लैंड पर मिलता है या नहीं जी? वो लैंड पर होम लोन मिलता है क्या? बिल्कुल, यही सवाल है आपका। इसके अलावा भी आप कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं मैडम, यही भेजा था। ठीक है, ठीक है, चलिए बताते हैं कि आपको प्लॉट अगर खरीदना है तो क्या होम लोन मिलता है या नहीं, क्या क्या बारीकियां होती हैं अगर हम प्लॉट खरीदना चाहते हैं, और फॉर्मेलिटीज के लिहाज से होम लोन क्या इस पर मिल सकता है या लैंड लोन मिलेगा? देखिए, कविता डिपेंड करता है कि इनकी अल्टीमेटली इच्छा क्या है। क्या वो जो प्लॉट ऑफ लैंड ले रहे हैं उसके ऊपर घर बनाना चाहते हैं या सिर्फ लैंड लेना चाहते हैं? तो अगर लैंड लेना चाहते हैं तो इनको जो लैंड लोन ही अप्लाई करना पड़ेगा, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि जो होम लोन जो मिलता है वो आपको उन प्रॉपर्टीज पे मिलता है या तो जो कंस्ट्रक्ट हो चुकी हो या अंडर कंस्ट्रक्शन हो या फिर आगे नियर फ्यूचर में बनने वाली हो। अगर आप प्लॉट ऑफ लैंड लेते हैं और आपकी अगर कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि आपको उस पर होम लोन बनाना है, तो आप होम लोन उसके ऊपर नहीं ले सकते, लैंड लोन ले सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जब आप घर के लिए लोन लेते हैं तो जनरली आपको 80-85% तक का लोन मिल जाता है। यहाँ पे करीब 70% के करीब मिलेगा। जो टैक्स बेनिफिट आपको जो होम लोन के लिए मिलते हैं वो लैंड के ऊपर नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर इनकी इच्छा ये है कि उस प्लॉट के ऊपर वो अपने घर बनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली वो लैंड जब लोन लेंगे एक कंपोजिट लोन ले सकते हैं, यानी वो लैंड लोन लें, उसके बाद जो घर के लिए लोन जो है वो मिलेगा, और जो उनको टैक्स बेनिफिट जो है जो होम लोन पे मिलते हैं एक बार जो कंस्ट्रक्शन होने के बाद वो उन जो बेनिफिट्स हैं, टैक्स बेनिफिट्स, उनका भी फायदा उठा सकते हैं। तो अगर इनकी इच्छा है कि घर बनाना है तो जैसा मैंने कहा वो कंपोजिट लोन ले सकते हैं, और अगर नहीं है तो फिर इनको प्योर लैंड लोन लेना पड़ेगा। थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है उसके ऊपर, क्योंकि ज्यादातर बैंक जो है वो इंटरेस्टेड ना हो। और एक चीज बता दूं, क्योंकि ये अगर इनको लैंड लोन लेना है अगर, तो वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की लिमिट के अंदर होना चाहिए। अच्छा, वो ऐसा नहीं है कि आप एग्रीकल्चर लैंड जाके ले लें, क्योंकि वो जो लोन एग्रीकल्चर है वो एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ लोगों के लिए वो रिजर्व है। वो इन लोगों को किस दर पे मिलेगा फिर इनको? ये देखिए, वो डिपेंड करता है। जैसे कहा मैंने, बाकी चीजें सब सेम रहती हैं। वो फ्लोटिंग रेट पे भी ले सकते हो, फिक्स पे भी ले सकते हो, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ इतना है कि आप जैसे घर का लोन अगर आप लेते हो तो 20-25 साल में दे सकते हो। लैंड लोन जनरली जो है वो आपको 15 साल के अंदर वापस पे करना। तो ये थोड़े फर्क हैं होम लोन और लैंड लोन के बीच में। चलिए नीलेश जी, यहाँ पर हमने आपको बता दिया है, अगर आप घर बांधना चाहते हैं तो आपको एक कंपोजिट लोन मिलेगा जिसकी होम लोन की तमाम सुविधाएं, और इनफैक्ट आप 80% तक का अमाउंट पर लोन भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको वो प्लॉट सिर्फ लैंड खरीद कर रखना है तो इसके लिए थोड़ी सी आपको ज्यादा पैसे का बंदोबस्त करना होगा, क्योंकि आपको 80-85 नहीं लेकिन कम से कम 70% तक का लोन का अमाउंट जरूर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं और फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। योर मनी में आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक राजन का सवाल लेते हैं। नमस्कार राजन जी, बताइए आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं? आपके इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स तो हमारे पास पहुंच चुकी है, बताएं कि किस लक्ष्य के लिए आप ये निवेश कर रहे हैं? जी नमस्कार, मैंने ऑलमोस्ट मेल में किया है और इस टाइम मेरे को भी थोड़ा लाउड एरिया में हो तो मुझे क्लियर नहीं हो रहा है कि क्या है। मोटा मोटा मेरे ने
रिटायरमेंट, एजुकेशन एंड मैरिज, 3 गोल हैं। आपकी बेटी की पढ़ाई, बेटी की शादी और आपका रिटायरमेंट का गोल, ये है आपके 3 बड़े लक्ष्य। ठीक है, चलिए बताते हैं कि ये कैसे पूरे हो सकते हैं। काफी लॉन्ग टर्म गोल्स हैं और जिसके लिए मेरे ख्याल से जितना हो सकता है उन्होंने अपने निवेश की शुरुआत भी कर ली है, लेकिन तीनों ही गोल्स लॉन्ग टर्म है और तीनों ही अहम गोल्स है। ऐसे में प्रायोरिटी किसको दे और गोल वाइज निवेश अगर इन्हें करना हो तो वो कैसे करें? देखिए, अगर इनके गोल्स की बात करें तो बेटी की एजुकेशन है, मैरिज है और अपनी खुद की रिटायरमेंट है। टाइम होराइजन देखें तो बेटी की एजुकेशन के लिए उन्हें 16 साल कहा है, मैरिज के लिए 24 साल है और शायद उनके रिटायरमेंट के लिए 31 ईयर्स है। लंबा समय है इनके पास इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन इन्होंने जो टारगेट रखे हैं बेटी की एजुकेशन के लिए 50 लाख रखे हैं। अगर मैं ये मान के चलूं कि ये कह रहे हैं कि इनको 16 साल के 50 लाख रुपए की जरूरत है, तो इन्फ्लेशन अगर मैं लूं, एजुकेशन इन्फ्लेशन जो नॉर्मल इन्फ्लेशन से हमेशा ज्यादा रहता है 10% अगर हम मान के चलें, तो आज की डेट की जो कॉस्ट है वो 11 लाख है। मुझे नहीं लगता कि 11 लाख में वो एक अच्छी एजुकेशन अपनी बेटी को दे पाएंगे। अगर मैं आज की कॉस्ट 30 लाख मान के चलूं, 16 साल के बाद इनको 1,40,00,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी। और अगर ये अच्छे इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करते हैं 12% का रिटर्न में मान के चलूं, तो उनको 26,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करने पड़ेंगे उस गोल को पूरा करने के लिए। शादी के उन्होंने 1 करोड़ कहा है, उसके लिए मुझे लगता है उतना अमाउंट भी रखें तो ठीक है। एजुकेशन मेरे हिसाब से वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अपनी रिटायरमेंट की बात करें, इन्होंने कहा इनको 4 करोड़ रुपए की जरूरत है। उस समय पे अगर इनको 7% भी टैक्स फ्री रिटर्न मिलता है, मैं ग्रोथ की बात नहीं कर रहा हूं, खाली रिटर्न जो रेगुलर इनकम है उसकी बात कर रहा हूं, तो उनको करीब 28 लाख रुपए साल में मिलेंगे, यानी 2,33,000 रुपए हर महीने। उसको अगर मैं 7% इन्फ्लेशन से लूं तो वो आज के टाइम में 28,000 रुपए महीने के एक्सपेंसेस हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वहां भी उनको अगर वो 6 करोड़ का टारगेट लेके चले तो सही रहेगा, क्योंकि समय लंबा है, 31 साल का समय है। तो अगर 12% का रिटर्न मांग के चलूं तो करीब 17,000 रुपए इनको इन्वेस्ट करें। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इन्फ्लेशन को कंसिडर करने की जरूरत है। इनके फंड्स अच्छे हैं। इन्होंने एक्सिस लॉन्ग टर्म में कहा 6,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं होपफुली वो टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, खाली वो रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से ना करें, क्योंकि एएलएसएस में लॉक इन करने का मतलब नहीं है। अगर वो उतना अगर टैक्स के लिए नहीं बचाना है तो थोड़ा चेंज कर लें। बाकी जो फंड्स हैं उनके अच्छे हैं। मेरी इनको सलाह ये है कि शुरुआत कर दें, जैसे जैसे आगे इनकम बढ़े उसको बढ़ाते रहें। चलिए, इंतजार ना करें कि कब वो पैसा। बिल्कुल, निवेश को बढ़ाइए जब भी आपसे हो सके और आपके फंड सिलेक्शन को हम थम्स अप देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत जी आज शो पे आने के लिए, और योर मनी में मुझे भी इजाजत दीजिए। बने रहिए CNBC आवाज पर। नमस्कार।